हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस बार मैं फिर कुछ लेट हो गया हूँ और उसके लिए मैं आप सब लोगों से दिल से क्षमा चाहता हूँ। और सच बताऊँ तो मैं बस आपको वही कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता हूँ जिन कहानियों में मुझे कुछ रियलिटी महसूस हो। वरना यूँ कहूँ तो सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, मगर मिनिमम 25 से 30 कहानियाँ पढ़ने के बाद बस उसमें 2-3 ही कहानी ऐसी होती है जिसे आपसे साझा किया जा सके। तो अभी पॉसिबल है अगले हफ्ते तक ऐसे ही शायद मैं लेट हो जाऊँ, मगर उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम रेगुलर आपके साथ सच्ची और अच्छी कहानियों को साझा किया जा सके। आज मैं जिन 2 कहानियों को सुनाना चाहता हूँ, उसे मैंने रेडिट से लिया है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर। मेरा नाम डेनियल है। मैं फ्लोरिडा में अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेरी ग्रोसरी की बड़ी शॉप थी। कुल मिला के मैं अपने आप में बहुत सुखी और समृद्ध था। मगर न जाने क्या हुआ, धीरे-धीरे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगी और मजबूर होके एक दिन मुझे अपनी शॉप बेचना पड़ गया। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन पूरी कोशिशों के बाद भी मैं कहीं सफल नहीं हुआ। मेरा घर काफ़ी बड़ा और अच्छा था, उसमें हर तरह की सुख सुविधा अवेलेबल थी। अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैंने उस घर को महंगे रेंट पे देके खुद अपने परिवार के साथ एक छोटे और सस्ते घर में शिफ्ट हो गया। अब इतना तो था, हम भूखे नहीं मरने वाले थे। घर का जो किराया आता था वो हमारे शौक तो नहीं, लेकिन खुशियाँ ज़रूर पूरी कर देता था। जैसे तैसे लाइफ कट रही थी और एक दिन अपने एक दोस्त के थ्रू मुझे फूड डिलीवरी की एक जॉब मिल गई। एक तरह से देखा जाए तो किस्मत ने मुझे आसमान से उठा के ज़मीन पे पटक दिया था, मगर मेरे पास अभी भी मौका था। मैं मेहनत करके अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकता था। इसलिए उस फूड डिलीवरी वाली जॉब को मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ही दिन बीता था। एक रात मैं ड्यूटी पूरी करके वापस आ रहा था। मैं अपने घर बस पहुंचने ही वाला था, तभी किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, "डेनियल, रुको।" "हाँ, बोलो।" कहते हुए मैं पीछे से आने वाली आवाज़ की तरफ मुड़ गया। मुझे लगा था जिसने मुझे पुकारा है वो शायद मेरा कोई जानने वाला होगा, मगर पीछे मुड़ते ही मैंने जिसको देखा उसने सर से पैर तक ब्लैक कलर का लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था। मेरे हिसाब से वो शायद किसी चर्च का प्रीस्ट या पुजारी था, लेकिन मैं तो इसको जानता ही नहीं था। इसको मेरा नाम कैसे पता चला, ये सब मैं उससे पूछता, उससे पहले वो फिर बोल पड़ा, "मुझे बस तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल भी पता है। सुनो डेनियल, मुझसे दोस्ती कर लो, मेरा कहा मानो, मैं तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा।" ये सारी बातें कहते हुए वो हल्का हल्का बड़ा अजीब सा मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा शायद ये नशे में है या फिर इसका दिमाग चल चुका है। उसकी बातों को सीरियस न लेकर मैं आगे बढ़ गया। घर पहुंचने के बाद जब मैं अपने कपड़े चेंज करने लगा, तभी मेरी शर्ट की पॉकेट से ब्लैक कलर का एक छोटा सा पेपर गिरा। चेंज करने के बाद मैंने आराम से उस पेपर को उठाया। उस पे खून या शायद रेड कलर से लिखा हुआ था, "डेनियल, तुम अपनी राइट थाई पे बने स्नेक सांप के टैटू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो और इसके लिए तुम्हें अपनी थाई के टैटू पे ब्लेड या किसी धारदार चाकू से गहरा कट मारना होगा।" मुझे लगा ये किसी ने बहुत घटिया और भद्दा मजाक किया है। मैंने अपनी गर्दन झटकी, सब कुछ इग्नोर करके अपनी फैमिली में मस्त हो गया। डिनर करने के बाद मेरी वाइफ और बच्चे सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोफे पे आराम से बैठा टीवी देख रहा था। टीवी देखते टाइम मेरे मन में रह रह के उस प्रीस्ट की बातें घूम रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नीचे मिला था। मुझे ये लगा शायद चुपके से उसी ने इस ब्लैक पेपर को मेरी पॉकेट में रखा हो। यही सब सोचते सोचते मैं अचानक से अपने सोफे पर एक झटके से उठ के बैठ गया। जो पेपर मुझे मिला है उसमें मेरी राइट थाई पे बने हुए स्नैक टैटू को मेंशन किया गया था, लेकिन ये टैटू तो बहुत पुराना था।
जिसे मैंने जिम ट्रेनिंग के समय आज से 15-18 साल पहले बनवाया था। मेरे इस टैटू के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। बस मेरी वाइफ और पुराने इक्का दुक्का दोस्तों को ही मेरी थाई पे टैटू होने की जानकारी थी। ये पेपर अगर उस प्रीस्ट ने मेरी पॉकेट में रखा है तो उसको मेरे थाई वाले टैटू की जानकारी कैसे हुई? उसको तो मैंने आज पहली बार देखा था। मैं बहुत देर तक अपने आप में उलझा रहा। वो प्रीस्ट कोई सनकी था, एंजल था, सच था, झूठ था। पेपर पे लिखी हुई बातें मजाक है या सच है, उसमें कुछ वास्तविकता है। पेपर में लिखी बातों को खुद पे मैं अप्लाई करूं या ना करूं, मैं रह रह के इन कई सारे सवालों के बीच उलझता चला जा रहा था। लेकिन आखिर तक मैं किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया और फाइनली न चाहते हुए भी मैं उठा, वॉशरूम में जाकर अपनी थाई पे बने हुए उस टैटू पे ब्लेड से एक गहरा कट मार दिया। ऐसा करने से मुझे काफ़ी ब्लीडिंग हुई, लेकिन मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को ये बात नहीं बताई और धीरे से जाके सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली। मैं नहा धुल के तैयार हुआ, नाश्ता किया और ठीक 9 बजे अपनी जॉब के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर से बाहर निकला तो घर के सामने ही मुझे ब्लैक कलर का एक बॉक्स रखा हुआ दिखाई दिया। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि आसपास से अब तक कई लोग गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने भी इस बैग को हाथ तक नहीं लगाया था, या शायद किसी ने इस बैग को देखा ही ना हो। मैंने उस बैग को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। वो पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। मैं खुशी से पागल हो रहा था। जल्दी से बैग को उठा के मैं घर ले आया। सारी बातें अपनी पत्नी को बता के मैंने उससे कहा, इसे संभाल के रखो, इन पैसों से हम अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था। मैं पूरा दिन बहुत खुश रहा और मन ही मन अपनी इस खुशी का क्रेडिट मैं उस प्रीस्ट को देता रहा। फिर शाम को मेरे घर के सामने वही सेम ब्लैक ड्रेस वाला प्रीस्ट मिला। आज मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो मेरी तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गया। मैंने उसका पीछा किया, मगर मानो वो अचानक से कहीं हवा में गायब हो गया था। मैं निराश होकर घर आ गया, लेकिन पिछली रात की तरह आज फिर मेरी शर्ट में रेड कलर या ब्लड से लिखा हुआ सेम ब्लैक पेपर मिला, लेकिन आज इस पे कुछ अलग लिखा हुआ था। 2 दिन बाद तुम्हारे इस घर में आग लग जाएगी, कल ही इस घर को खाली कर दो। ये पढ़ के तो मेरा मूड खराब हो गया। एक ही दिन में कोई अपने घर को कैसे चेंज कर सकता है? लेकिन मुझे लगा इसकी ये प्रेडिक्शन भी सही हो सकती है। मेरे पास तो पैसे भी थे, इसलिए मैंने प्रीस्ट के अगले रूल को भी फॉलो करने का पूरा मन बना लिया। अगली सुबह मेरे घर के ठीक सामने वाला घर मुझे अच्छे रेंट पे मिल गया और मैं उसी दिन अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। आप यकीन करें, जिस घर को मैंने खाली किया था, दूसरे ही दिन वो घर शॉर्ट सर्किट से पूरी तरह जल के बर्बाद हो गया। मैंने अब पूरे मन से उस प्रीस्ट को अपने लिए एक एंजल मान लिया था। उसके बाद 2-3 दिन वो प्रीस्ट मुझे नहीं दिखा। एक रात मैं अपने घर की बालकनी में बैठा था। मेरे घर के अपोजिट साइड रोड पे वही प्रीस्ट मुझे फिर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उससे बात करने और उसको थैंक्स कहने के लिए मैं घर के नीचे दौड़ा, लेकिन वो अब तक न जाने कहाँ ओझल हो गया था। खैर, मैं निराश होकर वापस पलटने लगा। वो जब जब दिखा था, हर बार मेरी पॉकेट में एक ब्लैक पेपर मिलता था। मैंने फौरन अपनी पॉकेट में हाथ डाला। इस बार फिर ब्लैक पेपर मिला, लेकिन ये बहुत अजीब था। पेपर पढ़ते ही मेरा मन उदास हो गया था। मैं किसी अनचाही बेचैनी में डूबता जा रहा था। उस पे लिखा था, तुम्हारी वाइफ कल अपने बीएफ के साथ तुम्हारे बेडरूम में रहेगी। तुम अपनी वाइफ और उसके बीएफ का मर्डर कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करूं या प्रीस्ट पे। मुझे पता था मेरी वाइफ लॉयल है, लेकिन प्रीस्ट भी अपनी भविष्यवाणी में अब तक सच साबित हुआ था। ये तो मेरे लिए बड़ा दुख भरा मोड़ आ गया था। एक तो मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही थी, दूसरे मुझे अपने ही हाथों उसका और उसके बीएफ का मर्डर करना था। जैसे तैसे उस रात मैं सो गया और सुबह उठते ही अपनी वाइफ को बिना कुछ बताए उदास मन से मैं जॉब पे चला गया। दोपहर तक रह रह के मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था, मेरी वाइफ अपने बीएफ के साथ होगी।
कई बार मैंने घर आके देखने का मन बनाया, मगर हर बार मैंने खुद को रोक लिया। मुझे अपनी वाइफ पे पूरा यकीन था, लेकिन मगर दूसरी तरफ उस प्रीस्ट की प्रेडिक्शन भी मुझे उलझा रही थी। तभी वहाँ लैंडलाइन नंबर पे किसी की कॉल आई। कोवर्कर ने कॉल रिसीव किया और बोला, डेनियल तुम्हारे लिए किसी की कॉल है। मैंने रिसीवर उठा के जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ कॉल पे मेरी वाइफ थी। डेनियल, मैं तुम्हारे बेडरूम में अपने बीएफ के साथ हूँ, आओ हम दोनों का मर्डर कर दो। अब तो मानो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा था। प्रीस्ट सच्चा था। मुझे वहाँ लगी एक टीवी स्क्रीन में वही प्रीस्ट दिखा जो बड़ी क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। मैंने एक झटके से अपनी पॉकेट में हाथ डाला। सेम ब्लैक पेपर, उस पर लिखा था, रूल इग्नोर मत करना, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज है। अब क्या मुझे अपनी वाइफ और उसके बीएफ को मारना पड़ेगा? मैं अपने होश में नहीं था और जल्दी जल्दी अपने घर के लिए मैं वहां से निकल पड़ा। घर पहुंच के मैंने बेडरूम में देखा, मेरी वाइफ सच में पड़ोस के रहने वाले एक लड़के के साथ लेटी हुई थी। मुझे देख के वो दोनों अजीब सा मुस्कुराने लगे, मानो वो दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरी वाइफ के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसने कहा, डेनियल आओ और जल्दी से हम दोनों को मार दो। मैं भौचक्का सा उन दोनों को देखता रहा और बिना कुछ बोले वापस बेडरूम से बाहर जाने लगा। मेरी वाइफ दौड़ के मेरे पीछे आई। उसने चाकू मेरे हाथ में दिया और बोली, हम दोनों को जल्दी मारो, ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है। हम आज से ठीक 1 महीने के बाद वापस आएंगे और हमारे पास तब सब कुछ होगा। डेनियल, रूल को इग्नोर मत करना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। मेरी वाइफ के साथ साथ मेरे दोनों बच्चे भी बोलने लगे, पापा जल्दी से मॉम और इस अंकल को मारो, वरना काले ड्रेस वाले अंकल गुस्सा करेंगे। मेरी वाइफ मुझे कॉल करके अपने बीएफ के बारे में बताती है। घर बुला के अपना और अपने बीएफ का मर्डर करने के लिए बोलती है। मेरे बच्चे भी मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं भौचक्का सा चुपचाप सब कुछ देखता रहा। मैंने प्रीस्ट और हर बार मिलने वाले रूल्स के बारे में किसी को कभी भी कुछ भी नहीं बताया था। न जाने मेरी वाइफ और बच्चों को उस प्रीस्ट और रूल्स लिखे हुए पेपर के बारे में कैसे पता चल गया था। देखते ही देखते मेरी वाइफ की आवाज़ गुस्से में बदल गई, डेनियल हमें मारो, हम 1 महीने बाद वापस आएंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सब हमेशा के लिए मार दिए जाएंगे। अब तक प्रीस्ट की सारी बातें सच ही तो हुई थीं। उसने 1 महीने बाद वापस आने की बात बोली है, तो ये भी बात सच होगी। अगले 1 महीने बाद मुझे कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। मैंने चाकू उठाया, गला काट के दोनों को मार डाला। मेरे पूरे बेडरूम में खून फैल गया। पास ही खड़े मेरे दोनों बच्चे मुझे देख के ऐसा मुस्कुरा रहे थे जैसे मैंने उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो। मैं चुपचाप बैठा उन दोनों की डेड बॉडीज देख रहा था। तभी अचानक से मेरे सामने ब्लैक ड्रेस वाला वही प्रीस्ट बैठा हुआ दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी दहक रही थीं। उसने ब्लैक पेपर निकाला, मेरी वाइफ के ब्लड से उस पर कुछ लिखा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने डरते डरते उस पेपर को पढ़ा। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। इस बार उसने लिखा था, डेनियल अब तुम अपने दोनों बच्चों को भी मार दो। अगले 1 महीने के बाद तुमको सरप्राइज मिलेगा, तुम सब फिर से इकट्ठा होगे। लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं मारना चाहता था। मगर देखते ही देखते उस प्रीस्ट को गुस्सा आने लगा। उसने भारी आवाज में चिल्ला के कहा, तुमको रूल्स नहीं तोड़ने हैं। मैं अब तक फ्रीज हुआ अपनी जगह बैठा था। तभी उसने मेरे हाथ में चाकू थमा दिया। मुझसे तो अब हिला भी नहीं जा रहा था। और फिर देखते ही देखते उस प्रीस्ट ने मेरी गर्दन पकड़ी। उसकी पकड़ हल्की थी, लेकिन उसके हाथ रखते ही ऐसा लगा जैसे मेरे गले पे किसी ने जलता हुआ लावा रख दिया है। उसने गुस्से में अपनी सुलगती हुई आंखें मेरी आंखों पे टिका दी। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था और न चाहते हुए भी मैंने वो कर दिया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मेरे सामने 4 डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं। मैं सोच रहा था रोऊं या प्रीस्ट को सच्चा मान के 1 महीने का इंतज़ार करूं। तभी मेरी अगली पॉकेट से सेम वही ब्लैक पेपर मेरे सामने गिरा। उसमें लिखा था, इंतज़ार करो,
ठीक 1 महीने बाद तुम सब इकट्ठा और एक साथ हो गए। मैंने उन चारों डेड बॉडी को अपने घर में रखा और 1 महीना कंप्लीट होने का इंतज़ार करने लगा। हेलो, मेरा नाम एडम है। मेरी उम्र 59 साल है। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंटेड इन्वेस्टिगेटर हूँ। जो कहानी अभी आपने सुनी है, ये एक सच्ची कहानी है। ये 1997 में मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ एक बयान है जो मुझे 40 साल के डेनियल नाम के एक हत्यारे ने सुनाया था। डेनियल के ऊपर अपनी पत्नी, पड़ोसी और अपने 2 बच्चों को मिलाकर टोटल 4 निर्मम हत्याओं का आरोप लगा था और ये आरोप सही भी साबित हुआ था। पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था पिछले कई दिनों से डेनियल की पत्नी और उसके दोनों बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं और आजकल डेनियल के घर से बड़ी भयानक सी बदबू भी आ रही है। पड़ोसियों की शिकायत के बाद हम जब डेनियल के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हमारी रूह कांप गई। जानते भर में 4 लाशों को बेडरूम में बहुत सहेज के रखा गया था, लेकिन ये लाशें बहुत बुरी तरह सड़ चुकी थीं। पहली बार में ही डेनियल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हमें सेम यही कहानी सुना डाली जो अभी आपने सुनी है। उसकी बातों से वो हमें कोई सनकी या मेंटली बीमार लगा, इसलिए हमने उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया डेनियल को शिज़ोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर है। ये एक मानसिक बीमारी है। इसमें रोगी अपनी कल्पना और काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। वो अपने भ्रम और भावनाओं को सच्चा मानने लगता है। उसकी सज़ा क्या होगी ये बाद में तय होना था। पहले हमने अपनी देखरेख में उसका इलाज शुरू करवा दिया, मगर एक दिन हमसे छुपके डेनियल ने सुसाइड कर लिया, जो हमारे लिए बड़ा चिंताजनक था। उसने अपने बयान में हमें एक बात बताई थी। प्रीस्ट ने पेपर में लिखा था तुम सब 1 महीने बाद फिर इकट्ठा होगे। मैंने एक एक दिन काउंट किया। उसकी वाइफ और बच्चों के मर्डर के बाद ठीक उस दिन 1 महीना कंप्लीट हो रहा था जिस दिन डेनियल ने सुसाइड किया था। शायद वो मानसिक रोगी रहा हो, लेकिन शायद मेरे हिसाब से उसकी बातें सच भी थी, क्योंकि उसको सो कॉल्ड प्रीस्ट या पुजारी द्वारा बताया गया था तुम सब 1 महीने बाद फिर से इकट्ठा हो गए, और 1 महीना होते ही डेनियल भी मर गया था। इस हिसाब से मरने के बाद ही सही, लेकिन सब इकट्ठा तो हुए। सरकारी हिसाब से तो डेनियल केस फाइल क्लोज हो गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये केस अब भी एक केस है। मेरा नाम ओलाइविया है। मैं आयरलैंड के बेलीतोर विलेज की रहने वाली हूँ। बेलीतोर काफ़ी कम आबादी वाला लेकिन एक खूबसूरत गांव है। बेलीतोर में शायद लोग एक साथ एकजुट होके रहने में कंफर्ट फील नहीं करते, इसलिए यहाँ बहुत कम ऐसा होता है जहाँ आपको 2-4 घर एक साथ देखने को मिल जाए। अक्सर लोग एक दूसरे से दूर अपना अलग थलग और अकेला घर बना के रहते हैं। मैं भी लोगों की भीड़ से दूर अपने अकेले घर में रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी अकेलेपन की आदत है। मेरे घर के एक तरफ बड़ा सा पार्क है और घर के दूसरी तरफ बहुत पुराना ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान है, जिसमें बेलीतोर और बेलीबर्ग के लोगों को दफनाया जाता है। एक शाम को हिम्मत जुटाने के बाद मैं अपने घर के उसी पास वाले ग्रेवयार्ड में एक कुत्ते जैसी दिखने वाली किसी बड़ी आकृति को देखने गई थी। उसका मांस गल चुका था। उसके कंकाल उसे कुत्ता कम एक बड़े बछड़े जैसा ज़्यादा दर्शा रहे थे। फाइनली आज उस पर मिट्टी डाल के मैंने उसको छुपा दिया था, लेकिन वास्तव में वो क्या था ये मुझे नहीं मालूम हो सका। मेरी कहानी का ये बैकग्राउंड आप समझ चुके हैं, तो अब मैं सीधे अपनी कहानी की तरफ चलती हूँ। मैं ओलाइविया। 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद मेरा ब्रेकअप हुआ था। कुछ दिन मैं सैड रही और फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। मैं एक बड़े से घर को ओन करती हूँ। मैं अपने इस एरिया में अकेली हूँ। मेरे घर के पास अभी और किसी ने घर नहीं बनाया है। घर के पास बस सुबह के टाइम चहल पहल होती है जब लोग जॉगिंग या वॉकिंग के लिए आते हैं। बाकी टाइम पूरा एरिया सुनसान पड़ा रहता है। अपने ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। मेरे साथ कोई हो
उसके लिए अपनी दोस्त रेबिका के कहने पर मैंने एक पालतू कुत्ता खरीदने का मन बनाया। इंटरनेट पे ढूंढने के बाद जब मुझे अपनी पसंद का कोई डॉग नहीं मिला तो मेरे मन में ख्याल आया, एक बार डार्क वेब पे भी ट्राई करके देखती हूँ। नॉर्मली डार्क वेब पे आपको कोई भी चीज़ होम डिलीवरी के साथ उम्मीद से कहीं ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। ये सब सोच के मैंने टॉर ब्राउज़र ओपन किया और डार्क वेब साइट एक्सेस करने लगी और लकीली मुझे एक साइट मिल गई जिस पे लाइजन 053 नाम की आईडी से एक ऐड शेयर किया गया था। आयरिश वोल्फहाउंड प्रजाति का 3 महीने का छोटा सा डॉगी फ्री होम डिलीवरी के साथ केवल 200 अमेरिकन डॉलर में। वोल्फहाउंड 3 महीने का छोटा पपी, यह सच में एक अच्छी प्रजाति का और उम्मीद से कहीं ज़्यादा सस्ता था। मैंने फ़ौरन अपनी अकाउंट डिटेल्स फिल की और वोल्फहाउंड डॉग के बच्चे को ऑर्डर कर दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ऑर्डर के अगले ही दिन मेरे घर की डोर बेल बज उठी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। डिलीवरी बॉय थोड़ा अजीब सा था, डार्क ब्राउन फेस, फैली हुई आंखें, छोटी हाइट, पुराने और मोटे कपड़ों में लिपटा हुआ एक अजीब आदमी। वो चेहरे से काफ़ी डरा हुआ भी लग रहा था। वो एक मेटेलिक बॉक्स में वोल्फहाउंड डॉग की डिलीवरी देने आया था। डिलीवरी बॉय शायद बड़ी हड़बड़ाहट में था। मिस ओलाइविया, ये रहा आपका वोल्फहाउंड डॉग। बस इतना सा बोल के उसने डिलीवरी पैड पे मेरा सिग्नेचर लिया और जल्दी से वापस चला गया। वो सच में बड़ा अजीब था। खैर मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने डॉगी के बॉक्स को उठाया और अंदर अपने घर में जाने लगी। लेकिन उस बॉक्स को उठाते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। इस पपी का वेट कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। किसी 3 महीने के डॉगी का वेट इतना तो नहीं होना चाहिए। एक बार को मुझे लगा शायद मेरे पास कोई रॉन्ग डिलीवरी हुई है। मैंने जल्दी से उस बॉक्स को खोला। वो एक झटके से बाहर निकला और मेरे ऊपर कूदने लगा, मेरे पैरों को चाटने लगा। ये वही था जिसे मैंने ऑनलाइन देखकर ऑर्डर किया था। मैं उसे देखते ही बहुत खुश हो गई। यह सच में डार्क ब्लैक कलर में प्यारा और क्यूट सा वोल्फहाउंड का बच्चा था। उसके आते ही मैंने उसका नाम ड्यूक रख दिया था। मैंने खुशी खुशी उसे पूरे घर में घुमाया। मैं आज फुली एक्साइटेड थी। रात में खाना खिलाने के बाद उसको अपने बेड पर ही मैंने सुला लिया और सुबह होते ही मैं उसे लेकर घर के पास वाले पार्क में घूमने चली गई। पार्क में और भी कुछ लोग अपने कुत्तों के साथ आए हुए थे। अजीब बात यह थी, जैसे ही मैं ड्यूक को लेकर उस पार्क में पहुंची, वहाँ दूसरे जितने भी कुत्ते थे वो ड्यूक को देखते ही मानो डर से गए हों। वोल्फहाउंड का ये 3 महीने का बच्चा दूसरे बड़े कुत्तों को देखकर गुस्से में गुर्रा रहा था और मेरे देखते ही देखते वो उन डरे हुए दूसरे कुत्तों की तरफ कूद पड़ा। उसे ऐसा करता देख दूसरे सारे डॉग्स भागने लगे। ड्यूक मेरा डॉगी था, इसलिए ड्यूक की इस हरकत पे पार्क के दूसरे लोग मुझे घूरने लगे। लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैं ड्यूक के पीछे भागने लगी, लेकिन ड्यूक एक कुत्ते को दौड़ाते हुए पार्क के बाहर काफ़ी दूर निकल चुका था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पकड़ा और अपने घर वापस आ गई। मुझे लगा अभी ये 3 महीने का बच्चा है। धीरे धीरे ट्रेंड हो जाने के बाद ड्यूक सही हो जाएगा। मैंने सोफे पे बैठे बैठे ड्यूक को अपनी गोद में उठाया, लेकिन फिर एक झटके से मैंने उसको नीचे उतार दिया। उसके पंजों और मुंह पे हल्का हल्का खून लगा हुआ था। शायद इसने किसी कुत्ते को दबोच लिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उठी, उसको नहलाया और अपने घरेलू कामों में बिजी हो गई। अगले कुछ दिनों के बाद एक शाम, मुझे नहीं पता ड्यूक कब घर से बाहर निकल गया था। काफ़ी देर जब मैंने ड्यूक को नहीं देखा, तब मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। घर ढूंढा, घर के बाहर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, बाहर पार्क में भी जाकर मैंने उसको ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैं अंदर ही अंदर निराश और उदास हो गई थी। वापस घर आते हुए मुझे लगा एक बार सामने ग्रेवयार्ड में भी जाकर देखना चाहिए। मैं कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड के अंदर गई। धीरे धीरे उसको ढूंढती हुई मैं आगे बढ़ती जा रही थी। तभी एक कब्र के पास पहुंचते ही मैं एकदम घबरा सी गई।
नहीं समझ पा रही हूँ। जो मैंने देखा उसे शब्दों में कैसे समझाऊँ। वो एक नई कब्र थी। अभी एक दिन पहले ही इसमें किसी को दफनाया गया था। छोटे से ड्यूक ने उस नई कब्र को खोद डाला था। कब्र में पड़े हुए कॉफिन को तोड़ के वो उसके अंदर रखी हुई लाश को बहुत आराम से नोच नोच के खा रहा था। मैंने डरते हुए इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ी, सोचा ड्यूक को पकड़ के उठाऊं, लेकिन मेरे पास पहुंचते ही उसने एक झटके में अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया। उसका मुंह खून में सना हुआ था। वो बहुत अजीब आवाज से गुर्राया। साइड साइड के बड़े बड़े दो नुकीले दांत निकाल के वो मानो मुझ पे झपटा था। एक बार के लिए मैं डर के पीछे हट गई और वो वापस उस लाश को नोचने लगा। मैं एक बार फिर आगे बढ़ी और हिम्मत करके उसको उठाया। वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आया था। उसे मैंने जल्दी से घर ले जाके छोड़ा और ग्रेवयार्ड में वापस आकर, जिसे ड्यूक ने खोदा था, मैंने उस कब्र पे मिट्टी डालकर उसे समतल किया। अब तक ड्यूक आज़ाद था, लेकिन अब मैं ड्यूक के गले में पट्टा डाल देना ज़रूरी समझने लगी थी। कुत्ते का पट्टा मैं ऑलरेडी खरीद चुकी थी। मुझे हैरानी तब हुई जब एक नॉर्मल साइज का पट्टा 3 सवा 3 महीने के ड्यूक की गर्दन के लिए छोटा पड़ गया। या तो ड्यूक 3 महीने का था ही नहीं, या शायद वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था। मैंने जैसे तैसे उस पट्टे को खोला, बड़ा किया और ड्यूक की गर्दन में सेट कर दिया। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। शायद वोल्फहाउंड ब्रीड के कुत्ते को लाकर मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वोल्फहाउंड ब्रीड के कुत्ते एग्रेसिव और गुस्से वाले तो बिल्कुल भी नहीं होते। फिर ये इतना एग्रेसिव क्यों है, जबकि ये तो अभी बच्चा भी है। कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। उस दिन पार्क के सारे डॉगी 3 महीने के ड्यूक को देखते ही डर गए और भागने लगे। आज उसने एक कब्र खोद डाली, उसमें पड़े हुए कॉफिन को तोड़कर लाश खाने लगा। जबकि कॉफिन जिस लकड़ी से बना होता है, वो लकड़ी इतनी कमज़ोर नहीं होती जिसे कोई कुत्ता आसानी से तोड़ सके। मैंने अपनी दोस्त रेबिका को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई। रेबिका मेरे घर से 4 माइल दूर बेलीबर्ग में रहती है और अपनी डिस्पेंसरी चलाती है। रेबिका ने कहा, ड्यूक को लेकर मेरे पास आओ। मैंने उसी टाइम डरते डरते ड्यूक को उठाया, अपनी कार में रखा और रेबिका के पास चली गई। रेबिका एक डॉक्टर है। उसके यहाँ लोग कटे फटे घाव की मरहम पट्टी भी करवाने आते हैं। मैं रेबिका की डिस्पेंसरी पहुंची। रेबिका ने सब कुछ जान लेने के बाद ड्यूक को टेबल पे बिठाया और उसे पुचकारने लगी। ड्यूक भी रेबिका को कंपनी दे रहा था और अगले ही कुछ सेकंड्स के बाद वो टेबल के साइड में रखी हुई बकेट में कूद गया। मैं उसको बकेट से निकालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अब उसको देख के मेरा सर पूरी तरह घूम रहा था। मैं गुस्से में जी भर के अपने आप को मारना चाह रही थी। ड्यूक जिस बकेट में कूदा था, उसमें कुछ यूज्ड बैंडेज और पट्टियाँ पड़ी हुई थीं, जिन्हें रेबिका ने अपने पेशेंट के घाव से निकाला था। इन सब चीज़ों पे हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था, जो कि नॉर्मली घाव पे बंधी पट्टियों पे लग ही जाता है। ड्यूक उन पट्टियों पे लगे हुए खून को चाट रहा था। आज तो हद ही हो गई थी। पहले इसने एक लाश को खाया और अब यहाँ ऐसी हरकत कर रहा था। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया और गुस्से में पीछे हट गई। तब रेबिका ने ड्यूक को बकेट से बाहर निकाला और उसने कहा, इसके मुंह में खून लग चुका है, लेकिन टेंशन मत लो, इसको लगातार इन चीज़ों से दूर रखो, ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैं गुस्से में थी और डर भी गई थी। ड्यूक को वापस अपने घर नहीं लाना चाहती थी, लेकिन रेबिका के कहने पे मैं उसे वापस अपने घर ले आई। उसे एक जगह बांध के मैंने खाना दिया और खुद बिना कुछ खाए पिए उदास मन से अपने बेडरूम में सोने चली गई। अगली सुबह उठने के बाद मैं जब ड्यूक को देखने बेडरूम से बाहर निकली, तब मैंने जो देखा वो शायद आपके लिए अनबिलीवेबल हो, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा ऐसा सच और डर था जिसे मैं चाह कर भी पूरी लाइफ अपने मन से नहीं निकाल सकती। उसके गले का पट्टा टूटा हुआ था और वो अब कुत्ते का कोई बच्चा नहीं था। वो पूरा वोल्फहाउंड के शेप में आ चुका था, बल्कि औसतन ये वोल्फहाउंड से बड़े आकार का लग रहा था। मैं हैरत और घबराहट में खड़ी खड़ी उसे देख रही थी।
वो भी सर उठाए मुझे एक टक बिना पलकें झपकाए देखे जा रहा था और फिर देखते ही देखते वो अचानक से मेरे ऊपर कूद पड़ा। मेरी गर्दन उसके जबड़े में आ गई थी। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और पूरी ताकत से उसको दूसरी तरफ झटक दिया और ऐसा करते ही वो नीचे गिर गया। मैं वापस अपने बेडरूम में दौड़ पड़ी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो शायद अब शांति से मेरे बेडरूम वाले दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने तुरंत रेबिका को कॉल किया, उसको बताया ड्यूक अचानक से एक बड़े वोल्फहाउंड के शेप में आ गया है। उसने हैरानी से मुझसे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा रेबिका अभी कुछ मत पूछो, बस इतना सुन लो, वो अब छोटा सा डॉगी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर आ जाओ। इतना कह के मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की, अपनी गर्दन का खून साफ किया और दरवाजे पे चिपक के मैं गेस करने लगी ड्यूक बाहर क्या कर रहा है। वो अब भी बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। शायद वो मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था और अगले ही कुछ मिनट्स बाद उसने दरवाजे पे अपना पंजा मारना स्टार्ट कर दिया। मारे डर के मैं पसीने में डूबने लगी। जिस छोटे से ड्यूक ने कॉफिन की लकड़ी तोड़ दी थी, अब वो पूरा वोल्फहाउंड बन चुका है। थोड़ी ही देर में ये बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ देगा और मैं दर्दनाक मौत मारी जाऊंगी। लगातार दरवाजे पे नुकीले दांत और पंजों के नाखून के घिसने की आवाज़ आ रही थी। वो बड़ा अजीब था। वो भौंक नहीं रहा था बल्कि दहाड़ रहा था। मैंने रेबिका को वापस कॉल किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। शायद वो बिजी हो या कार ड्राइव करके मेरे ही पास आ रही हो। घबराहट और पसीने में डूबी हुई डरी सहमी सी मैं खड़ी थी। क्या करूं, अब क्या होगा, यही सब सोच ही रही थी। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे घर का मेन डोर खोला हो। मैं चौकन्नी हो गई, शायद कोई मेरे घर में आया था। लेकिन अगले ही पल मुझे ये बात सताने लगी, जो भी मेरे घर आया है ये वोल्फहाउंड अब उसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन तभी किसी ने 2 राउंड फायर किया और गोलियां चलते ही एक भारी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। बाहर से रेबिका की आवाज़ आई, डरो मत पलाइविया, बाहर निकलो। मेरे घर रेबिका आई थी। उसने ड्यूक को गोली मार दी थी। मैंने उदास मन से रोते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर वोल्फहाउंड खून में लथपथ पड़ा हुआ था। मैंने सोचा रेबिका से गले मिलूं, रोऊं, लेकिन उसने कहा यह सब बाद में करना। अगर बड़ा और धारदार चाकू हो तो पहले वो लेकर आओ। मैं कुछ समझ नहीं पाई, मगर फिर भी मैं किचन में गई और एक धारदार चाकू लाके मैंने रेबिका को दे दिया और फिर रेबिका ने एक ही झटके में वोल्फहाउंड डॉग का सीना चीरा और उसका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। 2 गोली लगने के बाद भी वोल्फहाउंड की आंखें ब्लिंक कर रही थीं, मगर अब दिल निकल जाने के बाद वो पूरी तरह शांत हो गया था। रेबिका मेरे साथ घर से बाहर आई। हम ग्रेवयार्ड की तरफ आए। रेबिका ने उस वोल्फहाउंड के दिल पे केरोसिन छिड़का और आग लगा दिया। वो बार बार तब तक उस पे केरोसिन छिड़कती गई जब तक वो दिल पूरी तरह जल नहीं गया। हम वहाँ से वापस घर में आए। वोल्फहाउंड यानी मेरे डॉगी ड्यूक की डेड बॉडी उठाई और ग्रेवयार्ड के अंदर ले जाके फेंक दिया। रेबिका ने बताया, जब तुमने ड्यूक की साइज़ बढ़ जाने वाली बात बताई तब मुझे लगा तुम शायद डिप्रेशन में हो और अनाप शनाप बोल रही हो। फिर यहाँ पहुँच के जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा एक ही रात में 3 महीने का डॉगी अपने वोल्फहाउंड ब्रीड के मैक्सिमम आकार में आ जाए, ये बात पॉसिबल नहीं है। ओलाइविया ये कोई कुत्ता नहीं था, ये एक श्राप था। और फिर दिल निकाल के जलाने वाली बात भी उसने बताया, जब तक इनके दिल को न मार दिया जाए तब तक ऐसी चीज़ें कभी नहीं मरती हैं। खैर उसके बाद अगली 3-4 रात रेबिका मेरे साथ मेरे घर पे रुकी थी। अब सब नॉर्मल हो गया था। आज 1 हफ्ता बीत जाने के बाद मैं उसी ग्रेवयार्ड में उसको देखने गई थी। अभी भी उस बड़े सो कॉल्ड वोल्फहाउंड कुत्ते का कंकाल ग्रेवयार्ड में पड़ा हुआ है। अगर ये कोई श्राप था तो रेबिका ने इसका दिल जला के अच्छा किया। अब ये फिर किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। इसी बीच मैंने एक दिन फिर डार्क वेब को एक्सेस किया
और उसी साइट पे गई जहाँ से मैंने उसको ऑनलाइन ख़रीदा था। लाइज़न 053 वाली आईडी पे मैंने मैसेज कर दिया और उसका फ़ौरन जवाब आया, ऑनलाइन डॉग ख़रीदना है क्या? 200 यूएसडी में वोल फाउंड ब्रीड फ्री होम डिलीवरी के साथ। मैंने लिखा, कुछ दिन पहले मैंने तुमसे डॉग ख़रीदा था मगर तुमने मुझे चीट किया है। फिर एक एक घटना मैंने उसको बताई और कहा, तुमने डॉग के नाम पे मुझे कुछ इतना भयानक सा क्या डिलीवर कर दिया था? उसका जवाब चौंकाने वाला था। मैम, आपको पता होना चाहिए ये डार्क वेब है। यहाँ कुत्ता कौन खरीदता है? वो कोई कुत्ता नहीं था। मांस और खून उसकी कमज़ोरी है। वो अमर है। उसे कुछ खास लोग ही खरीदते हैं। मुझे लगा आप भी कोई खास हो। सॉरी। इतने से रिप्लाई के बाद लाइजन 053 वाली आईडी उस साइट से मानो गायब सी हो गई थी। वो बस इशारों इशारों में बोल के चला गया। लेकिन हकीकत में जो मुझे डिलीवर हुआ वो क्या था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल सका। मांस और खून उसकी कमज़ोरी है, ये मैं देख चुकी थी। वो अमर है, इस बात ने मेरे अंदर थोड़ा सा डर जिंदा रखा है। खैर, अब तक तो सब कुछ नॉर्मल है। उसका कंकाल अभी भी ग्रेवयार्ड में पड़ा हुआ है। आगे अगर कुछ होता है या वो फिर से ज़िंदा होता है तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। बस ज़िंदा हो जाने के बाद